बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारा जो 9th का जो लेक्चर है वो चौथा लेक्चर है आज हमारा, और एक्सरसाइज 1.6 हमारा ख़त्म हो रहा है और साथ में हम रिव्यू एक्सरसाइज को भी कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 में, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपके पास क्या है? If twice the son age in year is added to the father age, then sum is 70. सही, वो क्या कह रही है कि अगर आप एक बेटे के एज को डबल करें और उसको जमा करें उसके फादर के एज के ऊपर, तो कहती है वो दोनों को मिलाने से आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो आपके पास आता है 70। सही। If the father age is added to the son's age, the sum is 55। ये आपके बुक में गलत है, 95 नहीं है, ये 55 है, उसको आप ठीक करें। सही। तो क्या कह रही है? लेकिन अगर आप फादर के एज को बेटे के एज के ऊपर आप ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट आती है, उनकी जो सम आती है वो 55 आती है। फाइंड द एज ऑफ फादर एंड सन। अब कहती है कि आप फादर और जो सन है उनके एज अलग अलग बता दें कि उनकी एज क्या होगी। सही। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम सपोज करते हैं, हमें नहीं पता अब फादर की एज क्या है और सन की एज क्या है, ये हमें नहीं पता। अब हम क्या कर रहे हैं? सपोजिशन कर रहे हैं। लेट सन एज हम ले रहे हैं, वो कह रही है कि सन के एज को डबल करें, ट्वाइस करें, तो हम इसका डबल ले रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि वो 2x होगा। सही। और फादर एज को हम ले रहे हैं कि सपोज करते हैं कि वो y है। सही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब हम अपने लिए क्या करेंगे? इसके इक्वेशन बनाएंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सन और फादर के एज को निकाल लेंगे। सही। अब देखें 2x + 1, इसने कहा है कि इसके बेटे के एज को डबल करें और फादर के एज के ऊपर सम करें, उसको जमा करें तो 70 आता है। वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सही। फिर कहती है कि फादर और सन के एज को जमा करें, 55 आता है। ये करेक्शन कर ले। अच्छा, ये बुक में 95 है, ये 95 नहीं है, ये 55 है। तो कहती है कि दोनों को जमा करें, 55 आता है। तो इसको हमने दोनों को जमा करके 55 के इक्वल ले लिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपको पता है ये मैट्रिक्स का चैप्टर है, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से कोफिशिएंट x की कोफिशिएंट 2, यहाँ से x की कोफिशिएंट 1, यहाँ से y की कोफिशिएंट 1, यहाँ से y की कोफिशिएंट 1। x और y दो वेरिएबल हैं, वो हम लिख देते हैं। इक्वलिटी के साइड पे 70 और 55 है, वो हम लिख देते हैं। ठीक है। अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में आने के बाद उसका कोई ना कोई नेम होता है, तो हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो a है, सेकंड जो है वो x है, लास्ट वन जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है? b है। x = b। सही। नाउ बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, अब हम इसके ऊपर क्रैमर्स रूल को अप्लाई करेंगे। क्रैमर्स रूल हमारे पास ये है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। दोनों में डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, ay चाहिए, ax चाहिए। सही। तो डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट हम जाते हैं, फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करें। मैट्रिक्स की जो नोटेशन है उसको हटा दें, डिटर्मिनेंट लगा दें। हमने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। बीच में जो माइनस का साइन है वो फार्मूले का है, वो आपको पता है। ठीक है। 2 1 0 2, 1 1 0 1, 2 से 1 को निकालें, 1 आता है। सिंस a डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 आता तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो सकता था, हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या है? पॉसिबल है। हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्रैमर्स रूल के थ्रू। सही। यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट मैंने उठाया इक्वेशन a में से, तो उसमें पुटिंग करें। जब ax फाइंड करते हैं तो यहाँ पूरे जो हमारे पास एक कॉलम है उसके जगह हम b पुट करते हैं। पीछे आपके पास जो क्वेश्चन जो b है, कांस्टेंट नंबर जो है, उसको x जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं, ये एज इट इज रहता है। सही। देखिए यहाँ पे मैंने 70 और 55 पुट कर दी, ये जो है होल एज इट इज रहा। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है? 1 आया है, तो मैंने 1 यहाँ पे लगा दिया। जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो उसको लिखे या ना लिखे एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है।
तो 70 को अगेन डिटर्मिनेंट ले ले इन दोनों की और इन दोनों की हमने यहाँ से ले ली, सही। 1 ये अपने जगह पे आ गया। 71 ज़रा 70, 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 55। अब यहाँ से डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे एक ही बात है, तो मैं उसको हटा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 70 और 55, 70 से 55 को निकाले आपके पास आता है 15, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, हमने जो बेटे की जो एज ली थी वो हमने क्या ली थी 2x लिया था, तो x की जगह आप 15 पुट करें, 15 2 ज़रा क्या आता है 30, सही। और फिर उसी पोर्शन में से इक्वेशन ए में से हम y ले लेंगे, सही। अब इसमें वैल्यू कर लेते हैं, देखें यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसको डिटर्मिनेंट में हमने लिख लिया। ये देखें ये तो एज इट इज़ रहा, y की जगह हमने पुटिंग कर ली। फिर सेम यहाँ से आप क्या करें डिटर्मिनेंट ले लें, यहाँ से मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 110 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 70 आता है। 110 से 70 को निकालें 40, सही। तो बेटे की एज हमारे पास क्या आ रही है 30 और 15 और फादर की एज हमारे पास क्या आ रही है 40 आ रही है। तो उसके सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे। हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.6 था वो ख़त्म हो गया है। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, सही। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आप क्या करेंगे, इसको जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें से ही है ये सारा, ये बाहर से कुछ नहीं आया है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 0 0 0 एंड 0, यानी मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो आपके पास क्या हैं 0 हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन ए में वो आपको कह रही है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकंड में क्या कह रही है, कॉलम मैट्रिक्स है ये। थर्ड में जो सी है उसमें कह रही है कि एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही। और डी में कह रही है कि ये रो मैट्रिक्स है। अब आपको पता है कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, रो कौन सा होता है, और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये उनमें से कौन सा मैट्रिक्स है वो आपको पता है। आप जरा देख ले सारा डिफिनीशन, आपको सब कुछ पता होगा। अब देखें यहाँ से अगर ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता तो इनको 1 होना चाहिए था, क्योंकि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करे उसके ओरिजिनल टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी है, तो ये तो 0 नहीं होना चाहिए था, सही। अगर ये कॉलम मैट्रिक्स होता तो उसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए था, तो ये तो 2 कॉलम है, सही। अब आ जाते हैं रो की तरफ। अगर ये रो मैट्रिक्स होता तो उसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए था, सही। अब क्या रह जाता है सी, एन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही। तो आप 0 को देखें, 0 को आप 1 के ऊपर जमा करें 1 आता है, 0 को 2 के ऊपर जमा करें 2 आता है, 0 को किसी भी एलिमेंट के ऊपर जमा करेंगे वो ही ओरिजिनल एलिमेंट आ जाता है, उसकी आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ता। तो 0 क्या है। अब आप इसके ऑप्शन जरा चेक कर लें, आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू सी है, विद रिस्पेक्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सही। इसी तरह हम सेकंड की तरफ आ जाते हैं। मैट्रिक्स आपको गिवन है 4 0 0 -12 इज। एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कहती है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स 2 मल्टीप्लाई 3 मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, 2/3 मैट्रिक्स, सही। डायगोनल मैट्रिक्स नॉन ऑफ दिस, कहती है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, या ये 2/3 मैट्रिक्स है, या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, या इसमें से कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, अगर ये स्केलर मैट्रिक्स होता तो इन दोनों को सेम होना चाहिए था। डायगोनल स्केलर में क्या होती हैं, ये दोनों सेम होती हैं, जो डायगोनल होती है ना वो सेम होती हैं, ठीक है। अगर ये 2/3 होता, सही, तो आपके पास क्या होने चाहिए थे, 2/3 होता तो 2 कॉलम और 3 रोज होनी चाहिए थी, यहाँ पे वो भी नहीं है, सही। तो अब ये देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये डायगोनल है तो डायगोनल की डिफिनीशन आपको आता होगा किस तरह के डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, सही। और लास्ट वाले ऑप्शन तो आपको नहीं पता। अब आप ऑप्शन जरा देख लें कि ये हमारे पास क्या है
डायगोनल मैट्रिक्स से, डायगोनल, सही। इसके बाद हम आ जाते हैं 3 की तरफ। इफ A -1 3 -2 1 देन एडजॉइंट इज इक्वल टू। एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करते थे? पूरे चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे? बहुत सारे क्वेश्चनों में मैं करवा चुकी हूँ, सही। इन दोनों की हम क्या करते हैं? जगह चेंज कर लेते हैं और इन दोनों की साइन चेंज कर लेते हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में से आप जरा देख ले कि कौन सा आपको सही ऑप्शन लग रहा है जिन दोनों की जगह चेंज हो और दोनों की क्या हो? साइन चेंज हो। आंसर आप देख ले, देखें, इन दोनों की जगह चेंज हुई है और इन दोनों की साइन चेंज हुई है, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इफ A मैट्रिक्स जो आपको गिवन है 2 3 3 and 4 देन इनवर्स इक्वल टू। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? फॉर्मूले में पुटिंग करके। फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट, सही। आप पहले इसकी एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इन दोनों की जगह चेंज करें, इन दोनों की साइन चेंज करें। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आता है उसको लिखें। तो फिर आप पुटिंग करके देखें आपके पास इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। ऑप्शन A है, B है, C है या D है। आप इसके इनवर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे, सही। फॉर्मूले में पुटिंग करने के बाद फॉर्मूला मैंने बता दिया कौन सा फॉर्मूला है। x इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेना आता है। एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों की साइन चेंज करें। उसके बाद डिटर्मिनेंट ले ले, डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट आता है वो पुट करें और उसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इसमें से क्या आता है आप उसको देख लें। आप अपना आंसर देख लें। यहाँ पे आंसर आपके पास D है। क्वेश्चन 5 है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ D इज द 2 × 2 मैट्रिक्स 5 to 1.5 D नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल मीन कि इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको आप D की जगह पुट करें तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो? 0 के इक्वल आ जाए, यानी सिंगुलर बन जाए ये, तो इसे कहते हैं नॉट इन्वर्टिबल, सही। अब हम इसमें से देख लेते हैं कि इसमें से क्या पुट करने से हमारे पास D की जगह, देखिए आप इसमें से इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D में से कोई एक ऑप्शन इसमें इस D की जगह पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। आप देखें तो इसमें से क्या आ जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, मीन कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो आप अपना ऑप्शन देखिए उसमें से क्या पुट करने से। आप घर में इसको सॉल्व कर ले, अच्छा सॉल्व करके इसको देख ले, इसका डिटर्मिनेंट ले ले, D की जगह कोई भी एलिमेंट पुट करके आप अपना सही ऑप्शन जरा देख ले। आपके पास क्या है? 0.6 जो है वो ऑप्शन है जिसको आप D की जगह पुट करेंगे और इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा, सही। इसके बाद क्वेश्चन 6 है कि सपोज करें कि आपके पास A and B आर 2 × 5 मैट्रिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स A + B। वो आपको क्या कह रही है? कहती है कि आप कोई ऐसा 2 मैट्रिक्स ले लें, कोई 2 ऐसा मैट्रिक्स ले लें जिसमें आपके पास क्या हो? जिसमें आपके पास ये m/n है, सही। m हमारे पास रो को शो करता है और n हमारे पास कॉलम को शो करता है, सही। m/n है और m आपके पास रो को शो करता है और n आपके पास कॉलम को शो करता है। तो ये कहती है कि कोई 2 मैट्रिक्स ऐसा आप ले लें जिसमें आपके पास क्या हो? 2 रोज हो और 5 कॉलम्स हो, 2 रोज और 5 कॉलम्स हो, सही। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स A + B। फिर कहती है कि उन 2 मैट्रिक्स को आप जमा करें, यानी आपने 2 मैट्रिक्स ले लिया, एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, और जो मैट्रिक्स आपने लिया है उसमें रो जो है वो कितने हैं? आपके पास m जो है वो रो को शो करता है, 2 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, और फिर कहती है दोनों को जमा करें। तो आप कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ले लें जिसमें आपके पास क्या हो? 2 रोज हो और 5 कॉलम्स हो और दोनों को जमा करें, यानी A + B करें। तो फिर कहती है उसकी डायमेंशन क्या होगी? तो उसकी डायमेंशन भी वही होगी ना कि 2/5 ही होगी, क्योंकि जब आप उसको जमा करेंगे उसके बाद भी उसमें क्या होंगे? 5 कॉलम्स होंगे
और 2 रोज हो गए, सही। तो आप अपने ऑप्शन जरा देख लें कि ऑप्शन फिर इसमें क्या आता है। देखिए जब हम उसको जब वो 2/5 है उसको प्लस करेंगे तब भी हमारे पास वो क्या आ जाएंगे 2 रोज और 5 कॉलम सी आ जाएंगे, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1021। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप ए बी सी और डी ऑप्शन में से कोई एक मैट्रिक्स ऐसा उठाएं जिसको आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी मीन 1001 के फॉर्म में आ जाए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से। समझ आ रही है? इस मैट्रिक्स को सपोज करती हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आप सपोज करेंगे ये ए मैट्रिक्स है, इसको सपोज करें ये बी मैट्रिक्स है, ए बी को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसके इक्वल आ जाना चाहिए? आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी क्या होती है? 1001 मैट्रिक्स होता है, 1001 इस फॉर्म में मैट्रिक्स आपके पास आता है। फिर कहती है बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले बी को रखे फिर ए को रखे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो भी क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो इन 4 ऑप्शन में से आप कोई एक मैट्रिक्स ऐसा उठाए, हर एक को उठाने से आइडेंटिटी नहीं आएगा, सही है। इन चारों में से कोई एक ऐसा उठाएं जो आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके बुक में मौजूद है, आप बुक में देखिए कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या हो 1001 हो, सही है। मैट्रिक्स के अंदर क्या हो 1001 हो, इस फॉर्म में मैट्रिक्स आपके पास आ जाए। तो आप अपना ऑप्शन देखें, ऑप्शन आपके पास क्या है? बी है। आप बी को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, मीन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेना होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास 9 1 9, दोनों माइनस फॉर्म में है, दोनों प्लस हो जाएगा, एक बीच में माइनस है, तो 9 से 8 को निकालें तो आपके पास जो ऑप्शन आ रही है 17 आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रही है या -17 आ रही है। आप अपना ऑप्शन चेक करें, करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चेक करें, वो कौन सा है आपके पास? -1 है।